हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 के चैप्टर 7 को कवर करेंगे। चैप्टर 7 जनरल प्रोविज़न के रिगार्डिंग बात करता है। चैप्टर 7 की जो रेंज है वो सेक्शन 39 से 42 तक की है। चैप्टर 7 39 टू 42 सेक्शंस को कवर करता है। सेक्शन 39 बात करता है मेजर्स, वेट्स एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो हम आर्टिकल्स बना रहे हैं, एक्सेसिबल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, उनके क्या क्या मेज़र आप क्या कर रहे हैं, मेज़र कर सकते हो उनके वेट्स को और उनको टेस्ट कर सकते हो उनके इंस्ट्रूमेंट को। देखो, एवरी पर्सन हु मैन्युफैक्चर, जो पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है एनी एक्सेसिबल आर्टिकल अंडर अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी बाउंड। क्या होगा, वो बाउंड होगा। जिस पर्सन के पास लाइसेंस है मैन्युफैक्चर करने का, सेल करने का एक्सेसिबल आर्टिकल को, वो क्या होगा, बाउंड होगा टू सप्लाई हिमसेल्फ विद सच मेजर, वेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट एज द एक्साइज कमीशन में प्रिस्क्राइब्ड एंड कीप टू द सेम इन गुड कंडीशन। ठीक है, आपको क्या करना होगा, उसको एक्साइज कमिश्नर को आपको सप्लाई करना पड़ेगा मेजर, वेट एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एंड टू कीप इन अ गुड कंडीशन, और उन जो आपके जो मेजर्स है, वेट्स है और इंस्ट्रूमेंट, आपको उसको अच्छी कंडीशन के अंदर रखना होगा। ठीक है, बी पॉइंट बात करता है व्हेन सच मेजर, वेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ एक्साइज ऑफिसर। अगर यहाँ पे हमने पहले बात करी थी, पॉइंट ए बात करता है एक्साइज कमिश्नर के रिगार्डिंग में। ठीक है, आपको एक्साइज कमिश्नर को सप्लाई करना होगा। पॉइंट बी बात करता है कि जब रिक्वेस्ट करता है कौन, एक्साइज ऑफिसर, एनी एक्साइज ऑफिसर जो डूली एम्पावर्ड है, ठीक है, एट एनी टाइम टू मेज़र, आप उसको क्या कर सकते हो, उनको दे सकते हो, एक्साइज ऑफिसर को वेट दे सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो एक्सेसिबल आर्टिकल को जो आपके पोजीशन में है, जैसे कि एक्साइज ऑफिसर के। ठीक है, एक्साइज ऑफिसर ने मांगा, ठीक है, जो इसके लिए कैपेबल है, एम्पावर्ड है, तो अब आप उनको क्या कर सकते हो, अपना आपके जो पोजीशन में मेज़र है, वेट्स है और टेस्ट है, ठीक है, एक्साइजेबल आर्टिकल के, वो आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेक्शन 40 बात करता है रिकवरी ऑफ एक्साइज रेवेन्यू। क्या हम एक्साइज रेवेन्यू को किस तरह से रिकवर करेंगे। ऑल एक्साइज रेवेन्यू इसमें इंक्लूड किया जाता है। ऑल एक्साइज रेवेन्यू इंक्लूड ऑल अमाउंट ड्यू टू स्टेट गवर्नमेंट। आपका जो भी अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को ड्यू है वो भी एक्साइज रेवेन्यू के अंदर कवर होगा। बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एक्साइज रेवेन्यू है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है, एक्साइज रेवेन्यू से रिलेटेड है। मे विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी, भले कोई और मोड हो, कोई और तरीका हो रिकवरी करवाने का, उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसे रिकवर कर सकते हैं। बी रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन primarily लाइबल टू पे द सम और फ्रॉम हिज सिक्योरिटी। ठीक है, आप उस पर्सन से भी पे कर रिसीव कर रिकवर करवा सकते हैं, और अगर उसकी कोई सिक्योरिटी है तो आप उससे भी करवा सकते हो। श्योरिटी हम दे, मतलब कोई आपके भी यहाँ पे श्योरिटी देता है तो उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, रिकवर करवा सकते हैं। किस तरीके से रिकवर करवाया जाएगा, उस रिकवर को बोला जाएगा एज अ अरियर ऑफ अ रेंट रेवेन्यू। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर हम रिकवर करवा रहे हैं किसी पर्सन से और उसकी श्योरिटी से, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा एज अ अरियर ऑफ रेंट रेवेन्यू और इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द रिकवरी ऑफ पब्लिक डिमांड। ठीक है, और क्या माना जाएगा उसको, और द मैनर प्रोवाइडेड द रिकवरी ऑफ पब्लिक डिमांड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। कोई लॉ है, ठीक है, उसमें वो मैनर बताया गया है कि एज अ पब्लिक डिमांड की तरह हम उसको रिकवर करेंगे, तो वो मैनर पर। अब नेक्स्ट ये बोलता है कि इन केस फॉर डिफ़ॉल्ट, अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है, इन केस अगर डिफ़ॉल्ट किसके द्वारा हो रहा है, बाय द होल्डर ऑफ द लाइसेंस। ठीक है, जिसको लाइसेंस ग्रांट किया था उसके द्वारा डिफ़ॉल्ट हो रहा है, द एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज रेवेन्यू जो डूली एम्पावर्ड है, ठीक है, एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर डूली एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ मे टेक द ग्रांट। क्या कर सकते हैं, जो उनको लाइसेंस दिया है ना वो वापस ले सकते हैं। मे टेक द ग्रांट which the license has been given under the management at the risk of default। ये किसके रिस्क पे आप एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर है ना, उनका ग्रांट वापस ले रहे हैं, जिसने डिफ़ॉल्ट किया। कौन डिफ़ॉल्ट किया, वो पर्सन या श्योरिटी उसके। ठीक है,
और क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर द ग्रांट फॉरफिटेड, और उसको क्या किया जाएगा, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इसको क्या कर दिया है, जब्त कर लिया गया है। एंड रिजल्ट इट एट द रेस्ट, जो उसका रिजल्ट है एट द रेस्ट एंड द लॉस ऑफ डिफ़ॉल्टर, उसी के किसके, डिफ़ॉल्टर के रिस्क पे ही क्या किया जाएगा, वो उसका जो लॉस है वो ही डिफ़ॉल्टर के रिस्क पे लिया जाएगा। ठीक है, जो लॉस हो रहा है उसको, सॉरी यहाँ वर्ड लिखा हुआ है रिजल्ट नहीं है, यहाँ वर्ड लिखा है एंड रीसेल है, यहाँ वर्ड लिखा है रीसेल, रीसेल इट एट द रिस्क एंड द लॉस ऑफ द डिफ़ॉल्टर, डिफ़ॉल्टर के रिस्क पे ही क्या किया जाएगा, उसे रीसेल कर दिया जाएगा। ओके, अब बात करता है व्हेन अ ग्रांट इज़ अंडर मैनेजमेंट अंडर दिस एक्ट, अगर वो ग्रांट मैनेजमेंट के अंदर है तो the excise commissioner or the excise officer duly empowered in that behalf may recover the excise revenue any money due to the defaulter by any lessee, जो लाइसेंसी वाला हो गया या असाइनी, अगर किसी को लेट पे दिया है तो उससे भी रिकवर कर सकते हैं एक्साइज रेवेन्यू, और असाइनी से भी रिकवर कर सकते हैं कौन, एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर। ठीक है, अब इसका प्रोवाइडेड कहता है, इसका प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोवाइडेड कहता है that no license for an exclusive privileges, जो हमने सेक्शन 24 के अंदर पढ़े थे, सेक्शन 24 के अंदर हमने पढ़े थे एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस, that no license for exclusive privileges granted under section 24 shall be forfeited, उसे हम क्या नहीं कर सकते, फॉरफिटेड नहीं कर, जब्त नहीं करेंगे, रिसोल्ड नहीं करेंगे, किसकी, जब तक कि हम परमिशन नहीं ले लेते जो अथॉरिटी ने जिसको ग्रांट किया था। हमने सेक्शन 24 के अंदर पढ़ा था कौन, जो अथॉरिटी ग्रांट करती है हमें एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, उस अथॉरिटी की जब तक हम क्या नहीं ले लेते हैं, परमिशन नहीं ले लेते, तब तक हम उसको क्या नहीं कर सकते, फॉरफिट नहीं कर सकते और वापस बेच नहीं सकते, रिसोल्ड नहीं कर सकते। अब जो ये प्रोवाइडेड फर्दर है ये ऐड हुआ था 1998 के अंदर, ये कहता है फर्दर दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स द अमाउंट रिकवेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट, कि हम भले ही किसी और लॉ के अंदर लिखा होगा बट हम क्या करेंगे, जो अमाउंट रिकवर कर रहे इस सेक्शन के अंदर वो कैसे, सबसे पहले चार्ज कैसे होगा, शैल बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन, जो पर्सन लाइबल है, ठीक है, एक्साइज रेवेन्यू हम जिससे रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, वो पेमेंट को, क्या अमाउंट को रिकवर करेंगे। सबसे पहला चार्ज किस पर लगेगा, उसकी प्रॉपर्टी पर चार्ज लगेगा। ठीक है, अब सेक्शन 40A, सेक्शन 40A ऐड हुआ है 2001 के अंदर, 2001 के अंदर सेक्शन 48 को ऐड किया गया है। सेक्शन 48 बात करता है स्पेशल मोड ऑफ रिकवरी, क्या स्पेशल मोड हो सकते हैं रिकवरी करने के लिए। यहाँ देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स और अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर may at any time or from time to time by notice in writing, a copy of which shall be sent to the defaulter at his address last known to the district officer। ठीक है, क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कैसे रिकवरी करवा सकते हैं, ये स्पेशल मोड की तरफ हमने सेक्शन को पढ़ा है कि जो उन्हें लास्ट एड्रेस पता था, अब चेंज कर दिया उसका कोई मतलब नहीं, जो उनके नॉलेज में लास्ट एड्रेस था वहाँ पर क्या कर देंगे, वो कॉपी भेज देंगे नोटिस की। ठीक है, नोटिस इन राइटिंग अ कॉपी, ठीक है, वो सेंड कर देंगे डिफ़ॉल्टर के एड्रेस पर। अब ये क्या करेंगे, एनी पर्सन फ्रॉम होम एनी अमाउंट इज ड्यू और मे बिकम ड्यू टू द डिफ़ॉल्टर हु हैज़ फेल्ड टू पे ड्यू अमाउंट ऑन द डिमांड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। क्या करेंगे, जिस पर्सन को हमने क्या किया है, जिसके कह सकते हैं जिसमें अमाउंट ड्यू है, जिस पर्सन का अमाउंट ड्यू है और मे बिकम ड्यू टू द डिफ़ॉल्टर, यहाँ बात कर रहा है, तो ये नोटिस किसको जाएगा कि एनी पर्सन फ्रॉम होम एनी अमाउंट इज़ ड्यू, जिस पे अमाउंट ड्यू है और मे बिकम ड्यू
ड्यू टू द डिफ़ॉल्टर हु हैज़ फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑन डिमांड हो। जब डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर ने डिमांड किया था अमाउंट पे करने के लिए, वो फेल्ड हो जाता है देने से। बी पॉइंट बात करता है कि एनी पर्सन हु होल्ड और मे सब्सिक्वेंटली होल्ड एनी मनी, कोई पैसे होल्ड करके रखता है फॉर और ऑन अकाउंट ऑफ सच डिफ़ॉल्टर, ठीक है, उस पर्सन को भी अब क्या कर सकते हैं, ये नोटिस भेज सकते हैं टू पे। अब क्या करेगा, वो पे करेगा किस तरह से, टू पे इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजर और अ बैंक अथोराइज, कि आपको जो हम नोटिस कर रहे हैं आप अमाउंट पे कर दो, कैसे, गवर्नमेंट ट्रेजरी की तरह या बैंक में जो अथोराइज है टू रिसीव अ मनी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में जो बैंक अमाउंट रिसीव करती है, ठीक है, पैसे लेती है, तो उस वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसको डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। इन द मैनर स्पेसिफाइड इन नोटिस, जो मैंने नोटिस के अंदर स्पेसिफाइड किया क्या, आपको उसी तरह से उस पैसे को जमा करवाना है, आइदर फॉरविथ और अपॉन द मनी बिकमिंग ड्यू फ्रॉम हिम और बिंग हेल्ड बाय हिम, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट बिंग बिफोर द मनी बिकम ड्यू और इज़ हेल्ड। जब आपको नोटिस दिया गया है, ठीक है, जिस तरीके से आपको पेमेंट सबमिट करवाने के लिए बताया गया है, जब अमाउंट ड्यू हो रहा है तब आपको करना है, नॉट बिफोर, या पहले से बोल दिया कि नॉट बिंग बिफोर द मनी बिकम ड्यू, जब पहले ड्यू हो जाए, वो जो पहले अमाउंट कोई ड्यू हुआ वो वाली नहीं, जब आपको जो नोटिस भेजा है उस नोटिस में जो अमाउंट लिखा गया है, जो तरीका लिखा, मैनर बताया गया है, कैसे आपको डिपॉजिट करवाना है, कि उस अमाउंट के बारे में बता रहा है। सो मच ऑफ द मनी एज सफिशिएंट टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर और द होल ऑफ द मनी व्हेन इट इज़ इक्वल टू और लेस देन अमाउंट, ठीक है। या तो वो क्या हो सकता है, जो सफिशिएंट है, कि जो मनी जो सफिशिएंटली आप पे कर रहे हो, ठीक है, जो ड्यू हो गई अमाउंट डिफ़ॉल्टर के द्वारा, क्या हो सकता है, वो होल ऑफ मनी हो सकता है, और इट इज़ इक्वल टू, ठीक है, वो इक्वल हो सकता है पूरा अमाउंट, और क्या लेस देन भी हो सकता है उसके अमाउंट के। अब हम एक्सप्लेनेशन बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डिफ़ॉल्टर मीन्स, डिफ़ॉल्टर का मतलब क्या होगा, डिफ़ॉल्टर का मतलब क्या होगा, मीन्स अ पर्सन हु प्रिमिनरी लाइबल टू पे एनी एक्साइज रेवेन्यू और एनी अमाउंट ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर एक्साइज रेवेन्यू के साथ साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट पे कोई आपका अमाउंट ड्यू हो जाता है, तब भी आप डिफ़ॉल्टर कहलाओगे। फ्रॉम हिम ऑन अकाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एक्साइज रेवेन्यू, किससे रिलेटेड है वो कॉन्ट्रैक्ट, एक्साइज रेवेन्यू से, एंड हु डज़ नॉट पे सच रेवेन्यू, और उसने वो अमाउंट अभी तक पे नहीं किया रेवेन्यू, और एज द केस में बी द अमाउंट बाय ड्यू डेट एंड इंक्लूड हिज श्योरिटी। वो तो जो डिफ़ॉल्टर है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा डिफ़ॉल्टर की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है, मीनिंग के अंदर, और साथ ही साथ में उसका श्योरिटी भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। अब इसका सबसेक्शन 2 बात करता है, सबसेक्शन 2 कहता है द अथॉरिटी इशूइंग अ नोटिस। जो सबसेक्शन 1 के अंदर अथॉरिटी कौन इशू कर रही थी नोटिस, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर नोटिस इशू कर रहे थे, में वो क्या कर सकते हैं, में एट एनी टाइम और फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम या टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं एनी सच नोटिस, और एक्सटेंड कर सकते हैं उसका टाइम पीरियड 3 महीने तक। अगर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर क्या कर सकते हैं, उनके पास पावर है, जो नोटिस इशू किया था उन्होंने सबसेक्शन 1 के अंदर, वो क्या कर सकते हैं, उसको टाइम टू टाइम और एनी टाइम उसको अमेंड कर सकते हैं, उसे रिवोक कर सकते हैं नोटिस को, और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 महीने तक, ठीक है, 3 मंथ्स, फॉर मेकिंग एनी पेमेंट इन परश्योरेंस ऑफ दिस नोटिस, कि आपको अपन टाइम पीरियड दे दिया कि अब भाई 3 महीने का टाइम पीरियड दे दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर आप जमा कराओ, या कोई अमेंड करके दे दिया उस नोटिस के अंदर, या उस नोटिस को रिवोक कर दिया, तो ये पावर किसके पास है, ये पावर है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के पास है। अब इसका सबसेक्शन 3 बात करता है, एनी पर्सन मेकिंग एनी पेमेंट इन कंप्लायंस विद द नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 shall be deemed to have made the payment under the authority of defaulter। क्या माना जाएगा, shall be deemed to made a payment, जिसने क्या, हमें ये मानेंगे कि जो डिफ़ॉल्टर है वो अथॉरिटी को क्या पेमेंट करेगा, एंड द ट्रेजरी रिसिप्ट और द चालान ऑफ द बैंक। आपको जो हमने सबसेक्शन 1 के अंदर ये बताया था कि जो पेमेंट आपको कैसे करें, या तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में या फिर बैंक में जो ऑथराइज्ड है स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में, वहाँ आप पैसे जमा कर सकते हो।
तो उसकी जो ट्रेजरी, उसकी रिसिप्ट और जो बैंक का जो चालान है पेमेंट का, वो क्या होगा, एक तरह से प्रूफ होगा कि आपने पैसा जमा करवाया। शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अ गुड एनी सफिशिएंट प्रूफ फॉर डिस्चार्ज ऑफ अ लाइबिलिटी, वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होने का उसके पास एक सफिशिएंट प्रूफ होगा डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ सच पर्सन टू एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द रिसिप्ट और चालान। अगर फॉर एग्जांपल उस पर्सन के पास रेवेन्यू, एक्साइज रेवेन्यू का अमाउंट है 30,000 रुपये, ठीक है, उसने चालान में पे कर दिया है 20,000, तो उसका अमाउंट 20,000 उसने पे किया, तो वो 20,000 तक के उसकी जो डिस्चार्ज हो जाता है वो अपनी लाइबिलिटी से, पर वो 10,000 रुपये जो रिमेनिंग बचा उसके लिए नहीं होगा, वो सिर्फ 20,000 रुपये के अमाउंट तक के लिए क्या किया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उसकी लाइबिलिटी को। अब इसका सब सेक्शन 4 बात करता है एनी पर्सन डिस्चार्जिंग एनी लाइबिलिटी टू द डिफॉल्टर आफ्टर सर्विस ऑन हिम of the notice issued under subsection 1 shall be personally liable to the state government to extend to the liability discharge। कहाँ तक लाइबल होगा, पर्सनली लाइबल होगा, यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कर लिया है, पर्सनली लाइबल होगा, और टू द एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट ऑफ डिमांड और विच एवर इज लेस, या तो वो पर्सनली लाइबल होगा और जितना अमाउंट डिमांड किया है उसके एक्सटेंड तक के लिए, दोनों में से जो कम होगा वो पर्सन जब तक के लिए क्या होगा, डिफ़ॉल्टर कहलाया जाएगा। देखिए, एनी पर्सन डिस्चार्जिंग एनी लाइबिलिटी टू द डिफ़ॉल्टर आफ्टर द सर्विस ऑन हिम, उसको जब नोटिस सर्व किया था उसके बाद शैल भी पर्सनली लाइबल हो सकता है, और क्या हो सकता है कि वो जिस अमाउंट तक के लिए उसको एक्सटेंड किया हुआ है दोनों में से जो कम होगा तब तक के लिए वो क्या होगा, लाइबल कहलाया जाएगा। सब सेक्शन 5 बात करता है वेयर अ पर्सन टू हुम अ नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 इज सेंड, ठीक है, उसको नोटिस भेज दिया गया है, प्रूव टू द वो सेटिस्फाई कर देता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, वो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को क्या कर देता है, सेटिस्फाई करता है दैट द मनी डिमांडेड और एनी पार्ट देयर ऑफ इज़ नॉट ड्यू, ठीक है, वो कहता है कि जो मनी डिमांड की है और एनी पार्ट वो क्या नहीं है, नॉट ड्यू टू द डिफॉल्टर, और दैट ही does not hold any money for on account of the defaulter, then nothing contained in this section shall deem to be require such person to pay such money or part thereof as the case may be to the district excise officer। कि वो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को पर्सन क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है कि उसके बिहाफ में कोई अमाउंट ड्यू नहीं है, कोई मनी जो डिमांड की गई वो ड्यू नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर उससे क्या नहीं ले सकते हैं, उससे है ना मनी नहीं रिकवर कर सकते, ठीक है, कि आप है ना एज अ रेवेन्यू पे करें, नहीं, जब वो सेटिस्फाई कर दिया कि अब मेरे बिहाफ पे मैं डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, मैंने सब कुछ पे कर दिया है, तब वो उनको किसके लिए लाइबल नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को पे करने के लिए लाइबल नहीं होगा। इसका सब सेक्शन 6 बात करता है द प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन शैल बी विदाउट प्रिजुडिस टू द एनी एक्शन दैट मे बी टेकन फॉर रिकवरी ऑफ अरियर। क्या कहा गया है कि दैट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन विदाउट कोई भी विदाउट प्रिजुडिस टू द एनी एक्शन दैट मे बी टेकन फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट, जो हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी ऑफ अरियर, हम किसी भी तरह से क्या कर सकते हैं, उसे रिकवर किया जा सकता है। मतलब कि इस जो ये सेक्शन है ना, इसमें कोई भी बात दी है, पर हमारे पास जो और तरीके हैं रिकवरी के रिगार्डिंग अरियर ऑफ, जैसे अरियर, रिकवरी ऑफ अरियर, तो वो भी तरीके हम यूज़ करके रिकवर कर सकते हैं, किसी और जगह वो दिया हुआ हो तो भी वो रूल फॉलो किया जाएगा, इस रूल से अलग है वो, ठीक है, वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कहीं और लिखा हुआ है विदाउट प्रिजुडिस टू एनी एक्शन दैट मे बी टेकन फॉर रिकवरी ऑफ अरियर, तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42 ये दोनों पावर की रिगार्डिंग बात करते हैं, पावर टू मेक रूल्स की रिगार्डिंग। अब 41 के अंदर ना स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, और 42 के अंदर पावर किनके पास है, चीफ एक्साइज अथॉरिटी के पास पावर है रूल मेकिंग की। तो सेक्शन 41 बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट में मेक अ रूल फॉर द पर्पस ऑफ फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स
रिलेटिंग टू एक्साइज रेवेन्यू। एक्साइज रेवेन्यू के रिगार्डिंग में क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है। इसका सब सेक्शन सेकेंड बात करता है इन पर्टिकुलर और विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी फॉर द फॉरगोइंग प्रोविजन। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स किन के बिहाफ पे बना सकती है, रूल्स रिलेटिंग किन के लिए, पावर ऑफ एक्साइज रेवेन्यू के। ठीक है, एक्साइज ऑफिसर की पावर्स के बारे में, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, और मैनर कैसे होगा अपील करने के रिगार्डिंग एक्साइज कमिश्नर को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट पोजेशन के रिगार्डिंग में बताया है, और रेगुलेटिंग के पीरियड को ये बता दिया, कोई लोकेलिटी बता दी है, लाइसेंस के रिगार्डिंग में, होलसेलर के लिए, रिटेलर के लिए एक्साइजेबल आर्टिकल जो उनको ग्रांट किया उनके रिगार्डिंग पे। एफ पॉइंट बात करता है प्रोसीजर को फॉलो कैसे करेगा वो बताया, उसके लिए रूल्स बता दिए। एनी लाइसेंस फॉर सच वेंडर इज़ ग्रांटेड फॉर एनी लोकेलिटी के लिए। ठीक है, और जी पॉइंट बात करता है फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन के लिए। एच पॉइंट बात कर रहा है फॉर द ग्रांट ऑफ एक्सपेंसेस टू द विटनेसेस एंड द कंपनसेशन फॉर द लॉस फॉर द टाइम टू द पर्सन। जैसे 44 अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, जो आपको विटनेस को ग्रांट करना होगा, या कंपनसेशन होगा जो कोई लॉस उसको हुआ है। ठीक है, और बिफोर द मजिस्ट्रेट विद द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, ये हो गया। आई पॉइंट बात करता है कि एक्साइज ऑफिसर को जो समन विटनेस को भेजा है, अगर वो डिस्टेंस अंडर द प्रोविज़न ऑफ 44 के अंदर है, उनके रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं एक्साइज ऑफिसर को जो मैनर इन्फॉर्मेशन ये ऐड है सेक्शन 50 के अंदर। ठीक है, हमने ये सारे जे तक के रूल्स पढ़े। आगे के बात करता है फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई प्रोहिबिशन के रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं लाइसेंस होल्डर फॉर एनी पर्सन और ए क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है, एल बात करता है प्रिवेंशन ऑफ ड्रंकनेस, ग्लैबलिंग हो गया, डिसऑर्डरली हो गया, कंडक्ट हो गया, नियर एनी लाइसेंस के बारे में बता दिया है। बैड करेक्टर के बारे में प्रीमाइसेस है उसकी रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं। और फॉर द ग्रांट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर द फार्मर्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, प्रोहिबिशन प्रिंटिंग पब्लिश अदरवाइज डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी एडवर्टाइजमेंट उनके रिगार्डिंग, और प्रोहिबिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल न्यूज़पेपर बुक। ठीक है, एक बार आपको ये सारे ग्रोथ होने पड़ेंगे कि कौन कौन पर रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। डिक्लेयरिंग क्या कर सकती है, यानी न्यूज़पेपर बुक जो पब्लिकेशन के रिगार्डिंग, प्रिंट के रिगार्डिंग पे। और इसका सब सेक्शन 3 बात करता है द पावर कॉन्फर्ड बाय दिस सेक्शन फॉर मेकिंग रूल्स इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द रूल्स शैल बी मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। क्या करना होगा, ये बोल रहा है कि आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन पावर है कि आप क्या कर सकते हैं, रूल्स मेकिंग के जो कंडीशन है उस रूल्स के अंदर एड ऑन वाली। प्रोवाइडेड कहता है दैट एनी सच रूल्स मे बी मेड विदाउट प्रीवियस पब्लिकेशन। आपको पहले मतलब न्यूज़पेपर में आपने पब्लिश कर दिया या ऑफिशियल गजट में आपने पब्लिश कर दिया है। इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर दैट इट शुड बी ब्रॉट इनटू फोर्स एट वंस, कि हम डायरेक्ट ये इसको ना फोर्स में लेके आएंगे, पब्लिकेशन नहीं करेंगे, तो ये क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, प्रोवाइड कहता है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि ना बिना पब्लिकेशन से हम कर सकते हैं, तो हाँ, हम बिना पब्लिकेशन के भी है उसको क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स में ला सकते हैं। अब ये सेक्शन 42 बात करता है पावर ऑफ अ चीफ एक्साइज अथॉरिटी टू मेक रूल। 41 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है और 42 के अंदर किनके पास पावर है, चीफ एक्साइज अथॉरिटी के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है। द एक्साइज कमिश्नर में सब्जेक्ट टू द प्रीवियस सेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उनको क्या करना पड़ेगा, अगर वो रूल्स बना भी रही है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्साइज कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सुपीरियर कौन है, सुपीरियर स्टेट गवर्नमेंट है। तो अगर आपका जो सबऑर्डिनेट है वो अब सबसे कोई रूल्स बना रहा है तो उसको सबसे पहले अपने सुपीरियर से है ना परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए एक्साइज कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी रूल्स बनाने के लिए। ए पॉइंट बात करता है
रेगुलेटिंग टू मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग सप्लाई, स्टोरेज, सेल ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल, उसमें इंक्लूड ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, 4 पॉइंट तक, ठीक है। उसका अल्टरेशन, रिपेयर के, इंस्पेक्शन के, सब सुपरविज़न के, मैनेजमेंट के, कंट्रोल के रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, स्टोरेज, सेल, कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन ऑफ हेम्प प्लांट के लिए, कलेक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ हेम्प प्लांट, ठीक है। तो कोई ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंटॉक्सिक ड्रग, उस मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग में भी ये, कोई बॉटल ऑफ लीकर है, ठीक है, जो सेल के पर्पज़ के लिए की जा रही है उसको। बी पॉइंट बात करता है रेगुलेटिंग द डिपॉजिट, कोई डिपॉजिट आपने एक्साइसेबल आर्टिकल के लिए किया है, वेयर हाउस एंड रिमूवल देयर ऑफ फॉर फ्रॉम एनी सच वेयर हाउस और फ्रॉम एनी डिस्टिलरी, पोर्ट स्टिल और ब्रूअरी, ठीक है। सी पॉइंट बात करता है कि स्केल कोई होगी, स्केल फॉर द फीस और द मैनर फिक्सिंग द फिक्स, कोई फीस के लिए उन्होंने कोई मैनर या अमाउंट फिक्स करा हुआ है, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइसेंस, परमिट और पास की रिगार्डिंग ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल। ये कौन कर सकता है? ये रूल बना के वो फिक्स कर सकते हैं, एक्साइज कमिश्नर। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहता है फीस में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस सब क्लोज एट डिफरेंट रेट। वो हमने पहले भी ये एक सेक्शन के अंदर पढ़ा है कि वो डिफरेंट रेट पे हो सकती है फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ लाइसेंस, परमिट, पास, स्टोरेज एंड फॉर डिफरेंट एरिया। किसी लोकल एरिया में अलग लग सकता है रेट, कहीं पर अलग रख सकता है, कहीं 2% हो सकता है तो कहीं 3% रेट हो सकती है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। डी पॉइंट बात करता है रेगुलेटिंग द टाइम, प्लेस, मैनर फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी और फीस, प्रिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शन अंडर द कंडीशन फॉर विच द लाइसेंस, परमिट, पास मे बी ग्रांटेड इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ द मैटर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? द प्रोहिबिशन फॉर एडमिक्सचर विद द एनी एक्सेसिबल आर्टिकल, एनी सब्सटेंस डीम्ड टू बी अ क्या, जो ऑप्शन ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग प्रोहिबिशन लगा सकती हैं। और द रेगुलेशन और प्रोहिबिशन फॉर द रिडक्शन ऑफ अ लीकर बाय द लाइसेंस मैन्युफैक्चर और लाइसेंस वेंडर के लिए फ्रॉम अ हायर और अ लोअर स्ट्रेंथ, ठीक है, फिक्स कर सकती है स्ट्रेंथ, प्राइस, क्वांटिटी ऑफ एक्सेस और बिलो ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल शैल नॉट बी सोल्ड सप्लाइड। आप उसको बेच नहीं सकते, उसको सप्लाई नहीं कर सकते, उसका पोजीशन नहीं कर सकते, उसकी क्वांटिटी एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसकी रिगार्डिंग में हो गया प्रोहिबिशन ऑफ सेल एक्सेप्ट फॉर कैश। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कैश के अलावा सेल नहीं कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग भी क्या कर सकती है? रूल्स बनाया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग भी रूल्स बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट बात करता है द फिक्सिंग ऑफ अ डे, कोई डे आवर्स ड्यूरिंग द लाइसेंस प्रीमाइसेस है, वो भी फिक्स करके दे सकते हैं कि कब तक आप शॉप को ओपन कर सकते हो, कब क्लोज कर सकते हो, किस स्पेशल ओकेज़न पर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द स्पेसिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ द प्रीमाइसेस, उसके स्पेसिफिकेशन क्या होगा प्रीमाइसेस को, इन विच एक्सेसिबल आर्टिकल में बी सोल्ड, ठीक है, उनके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है। एनी फॉर्म ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड, रिटर्न टू बी सबमिटेड बाय द लाइसेंस होल्डर, रेगुलेशन फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ लाइसेंसेज, अगर आप अपना लाइसेंस किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके रिगार्डिंग रूल्स बन सकता है। और डिक्लेयरिंग सब्सटेंस और प्रोसेस by which the spirit manufactured in India shall be the denatured for causing such spirit to be denatured the agency, ठीक है, और under the supervision of the excise officer for the ascertaining whether such spirit has been denatured। इन सब चीज़ों के ऊपर क्या कर सकती है? वो रूल्स बना सकती है। कौन? एक्साइज कमिश्नर रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेके। लास्ट पॉइंट भी हमका यही बात कर रहा है कि रेगुलेटिंग द डिस्पोजल ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स के रिगार्डिंग और प्रिस्क्राइबिंग द नॉर्म्स, कोई नॉर्म्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रोसीजर फॉर एक्सेसिबल आर्टिकल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये सारे रूल्स कौन बना सकती है? ये एक्साइज कमिश्नर रूल्स बना सकती है सेक्शन 42 के अंदर, और 41 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।